Welcome back, dear friends, once again at Liticity YouTube channel, the one-stop destination for English learning resources. Dear friends, आज का हमारा वीडियो है प्रेमचंद की इमॉर्टल स्टोरी द चेस प्लेयर्स, ओरिजिनली टाइटल्ड शतरंज के खिलाड़ी. In this video, we will see the main event summary, critical summary of the story, and we'll also discuss the major themes of the story. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सबसे पहले like always a brief introduction to the writer. मुंशी प्रेमचंद is widely regarded as the father of मॉडर्न हिंदी एंड उर्दू शॉर्ट स्टोरी राइटिंग. देखिए, प्रेमचंद का जो नाम है, इट इज रिटन विद गोल्डन लेटर्स इन द एनल्स ऑफ इंडियन लिटरेचर. वाराणसी के पास लम्ही नाम के एक छोटे से गांव में धनपत राय इनका ओरिजिनल नेम था, एंड देन ही अडॉप्टेड पेन नेम प्रेमचंद, एंड बाय हिज राइटिंग्स इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, टोटली चेंज कर दिया था इंडियन लिटरेचर को, बिकॉज ऑफ हिज रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल. किस तरह से इन्होंने बड़ा ही वास्तविक सजीव चित्रण किया था रूरल एंड अर्बन लाइफ का, दोनों शहरी और देहाती जीवन का, अपने नॉवेल्स, अपने प्लेज और अपनी स्टोरीज के अंदर. कितने प्रोलिफिक राइटर थे, कितने बड़े राइटर्स थे. वी कैन सी बाय द आउटपुट दैट ही हैज रोट ओवर 300 शॉर्ट स्टोरीज in Hindi and Urdu. They all are collected in the story collections entitled मानसरोवर. 8 volumes, 8 volumes है इसके, उनके अंदर इनकी सारी ये कहानियां कलेक्टेड है. एंड देन देयर इज ऑल्सो प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां. देखिए, अभी इधर फोकस इज ओनली शॉर्ट स्टोरी. ही हैज ऑल्सो रिटन some great novels and plays, but we will focus ourselves to the stories also. Stories only. Some of his most notable stories are Kafan, The Shroud, Poos Ki Raat, A Cold Night, Eidgah, and many number of stories that have become part and parcel of literary imagination. He is hailed as the pioneer of realism in Indian literature. देखिए, भारतीय साहित्य में एक नया इन्होंने आयाम, एक नया डायमेंशन दिया था by the realistic portrayal of the life, and he shifted focus from romantic idealism. रोमांटिक आइडियलिज्म क्या होता है कि किस तरह से होना चाहिए, आदर्शवाद, एंड ऑल दूस थिंग्स विच वर पॉपुलर इन द 19th एंड द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी. लेकिन इन्होंने फोकस करा सोशल रियलिज्म पर, वास्तविक समाज की स्थितियां क्या है, एंड इंट्रोड्यूस्ड कैरेक्टर्स फ्रॉम ऑल सोशल क्लासेस. दिस वाज आल्सो अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन. इन्होंने समाज के जो वंचित वर्ग थे, those who were totally oppressed or ignored or marginalized communities, like characters from lower caste, women characters, widows, children, उन सबको इन्होंने अपनी स्टोरीज के अंदर हाईलाइट करा. That is why he is the man who reshaped the Indian literature. बात करते हैं इस प्रेजेंट स्टोरी की, विच इज अ हॉलमार्क ऑफ इंडियन शॉर्ट स्टोरी आउटपुट, द चेस प्लेयर्स, ओरिजिनली टाइटल्ड एज शतरंज के खिलाड़ी. इट इज वन ऑफ द मोस्ट एंड्योरिंग वर्क, और इसकी पॉपुलैरिटी का एक रीजन बाद में ये भी है कि सत्यजीत रे, द आइकॉनिक इंडियन फिल्म मेकर, ही मेड ओनली वन हिंदी फिल्म. उन्होंने अपने पूरे करियर के अंदर केवल एक हिंदी फिल्म बनाई थी, एंड दैट वाज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी. द टाइटल ऑफ द फिल्म इज आल्सो शतरंज के खिलाड़ी. This story was originally published in 1924 in the Urdu magazine Madhuri, and it is set in a very turbulent time in Indian history. बड़ा ही उथल पुथल का समय. 1856 Lucknow, which was the capital of Awadh region at that time, and during the final days before the British annexation of the kingdom. हम जानते हैं 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ बिजनेस कंपनी जो इंडिया के अंदर थी. 1857 का एक फेल्ड रिवोल्ट हुआ, और उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर ने टेक ओवर कर लिया था
पूरे इस इंडियन रीजन को। सो इट वाज अ वेरी वेरी सोशियो पॉलिटिकली, सामाजिक राजनीतिक रूप से एक बड़ा उथल पुथल का समय था। उस पीरियड के अंदर प्रेमचंद ने अपनी इस स्टोरी को सेट किया है, शतरंज के खिलाड़ी, विच इज अबाउट टू रिच लॉर्ड्स, और किस तरह से ऑब्सेस्ड है वो चेस गेम के लिए, शतरंज के खेल के लिए, दैट दे रिमेन इग्नोरेंट ऑफ द चेंजिंग टाइम्स। जो उनके आसपास का लगातार बदलता हुआ माहौल है उसके प्रति वो टोटली इग्नोरेंट रहते हैं। जो स्टोरी है, इट इज पर्टिकुलरली सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह लखनऊ के आखिरी नवाब थे, एंड ही वाज अ मैन ऑफ टेस्ट ऑफ लग्जरी एंड आर्ट्स, एंड द एंटायर सिटी, इफ द रूलर ऑफ द सिटी इज टोटली लॉस्ट इन प्लेजर सीकिंग, तो नेचुरली जो उसके सब्जेक्ट्स थे, पूरी प्रजा जो थी वो भी प्लेजर और एंटरटेनमेंट में अपना सारा टाइम बिताया करती थी। पीपल फ्रॉम ऑल क्लासेस वर प्लेजर बेंट, पूरा केवल और केवल सुख के लिए या विलासिता में ये जीवन बीतता था। एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट, लिटरेचर, सोशल कंडक्ट, ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं एक समाज के, जो दे आर द मिरर्स ऑफ हाउ द सोसाइटी इज डेवलपिंग, वो सब शो करते थे दिस कल्चर ऑफ एंजॉयमेंट। फ्रॉम द मॉर्निंग अप टू द नाइट देयर वाज ओनली रेवल मेकिंग, केवल और केवल प्लेजर सीकिंग हुआ करता था। पॉपुलर पास टाइम्स इंक्लूड क्वेल फाइट्स, पार्ट्रिज फाइट्स, मतलब तीतर और बटेर की लड़ाइयां कराना, प्लेइंग कार्ड्स एंड चेस, ताश और शतरंज का खेल। बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग कमेंट है कि इवन बैगर्स स्पेंड देयर एल्म्स ऑन ओपियम इंस्टीड ऑफ ब्रेड। ये शो करता है कि उनके पास पैसा आता था तो उनको रोटी की नहीं अफीम की चिंता हुआ करती थी। दिस वाज द स्टेट ऑफ वी कैन से लग्जरी, और वी कैन से forgetfulness of the social reality. And the kingdom was sinking into political and administrative chaos. हर तरफ एक अराजकता थी, because nobody was paying attention, कोई भी इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहा था what is happening outside the realm of enjoyment or pleasure seeking. Daylight robberies going unpunished, लगातार कोई रॉबरी हो रही है, जो शॉपकीपर्स थे उनको एग्जॉर्ट किया जा रहा है, एंड टैक्स कलेक्शन falling into arrears. There was no strict, no discipline among the society. इस पूरे इस सेटिंग के अंदर देयर आर टू कैरेक्टर्स, मिर्जा सज्जाद अली एंड मिर्जा रोशन अली, टू चेस प्लेइंग फ्रेंड्स हु हैड इनहेरिटेड वेल्थ, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, एंड दैट इज व्हाई दे हैव नो फाइनेंशियल वरीज, उनको इस बात की चिंता नहीं है। एंसेस्ट्रल वेल्थ से उनकी हवेलियां हैं, खूब अच्छा नौकर चाकर है। So they spent most of their times playing chess to relieve boredom because they have nothing active to do. उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है. So from morning till night they play chess. And every morning after breakfast the chessboard was set up. मिर्जा सज्जाद अली के घर के अंदर चेस बोर्ड लगाया जाता था, एंड टू फ्रेंड्स बिकेम कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन द गेम, लूजिंग ट्रैक ऑफ टाइम. उनको पता ही नहीं चलता था कब मॉर्निंग के बाद आवर आफ्टर आवर वाज स्पेंट, बट दे डिडंट पे एनी अटेंशन टू इट. Dinner messages were repeatedly ignored until the cook brought food into the playing room and they ate while continuing to play. लगातार अंदर से आवाज आती खाना तैयार है, but they never bothered to rise and go and inside and have food. यहां तक कि मतलब गेम बीच में छोड़कर खाना तक मंजूर नहीं था. फाइनली जो कुक होते थे वहीं पर फूड लाया करते थे, एंड इवन while eating they were playing chess. The Mirza's family naturally और servants वो चेस को एक ऑमनियस और डिस्ट्रक्टिव पास टाइम या डिस्ट्रैक्शन माना करते थे. वो ये मानते थे इट कॉज द ruin ऑफ फैमिली फॉर्च्यून बिकॉज मिर्जा वाज सो मच एब्जॉर्ब्ड इन द गेम. तो उनका टोटल जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज या अपने एस्टेट को एनरिच करने के लिए जो एक्शंस होते थे उनको उन्होंने पूरी तरह से छोड़ रखा था. दैट इज व्हाई द होल हाउस होल्ड, पूरा जो घर था वो इस चेस को एक तरह का एक ऑमनियस, एक अपशकुन की चीज माना करता था.
a very important aspect of this chess playing is that Mirza totally ignored his responsibilities as a family man also. जो मिर्जा की वाइफ थी बेगम, she deeply resented, which is very natural. उसको बहुत सख्त नापसंद था उसके हस्बैंड का जो ऑब्सेशन था चेस को लेकर, बट she never got the chance to confront him directly. मौका ही नहीं मिलता था कि वो अपने हस्बैंड को डायरेक्ट कन्फ्रंट करे और उससे बात करे कि किस तरह से आप अपना पूरा टाइम इसके अंदर स्पेंड कर देते हो, बिकॉज ही वुड स्टार्ट प्लेइंग अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर शी वेक अप. उसके उठने से पहले शुरू हो जाता था एंड वुड रिटर्न टू द बेडरूम ओनली आफ्टर शी हैड फॉलन asleep at night. रात को जब वो सो जाती उसके बाद वो अपनी बाजी खत्म करके आया करते थे. सो देयर वाज नो डायरेक्ट कन्वर्सेशन बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ ऑन दिस टॉपिक. Now, unable to express her anger to her husband's face, जब उनका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं होता था, तो जितना भी फ्रस्ट्रेशन था वो हाउस होल्ड सर्वेंट्स पर निकलता था. अगर मिर्जा साहब कहते जाओ भाई पान लेकर आओ, तंबाकू या हुक्का लेकर आओ, शी वुड रिफ्यूज टू सेंड हिम बीटल नट्स पान के लिए एंड टेलिंग द सर्वेंट्स टू throw things at him if he would not come himself. This is how she would try to register her anger. अपने गुस्से को बताने की कोशिश करा करती थी, but everything was in vain, व्यर्थ होता था, because Mirza never paid attention to these kind of indirect attacks. उनसे उसको फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता था. नाउ नेचुरली मिर्जा साहब इस मामले में बड़े चालाक थे कि वो क्या करते थे, व्हेनेवर देयर वाज अ कन्फ्रंटेशन तो वो सारा ब्लेम शिफ्ट कर देते थे मीर पर कि आई वुड वांट टू कम, मैं तो आना चाहता हूं बट मीर डजंट अलाउ मी. और शी हैड गिवन द मीर एक मॉकिंग, मजाक उड़ाने वाला नाम कि ये मीर नहीं है, इट इज मीर बिगाड़ू, मतलब स्पॉइलर, इसने हमारे घर को बिगाड़ दिया है. एक्चुअली उसके सबके पीछे रीजन ये था कि मिर्जा क्लेवरली शिफ्टेड ऑल द ब्लेम ऑन टू मीर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द आयर एंगर ऑफ हिज वाइफ. अपनी पत्नी के गुस्से से बचने के लिए टोटली जो ब्लेम था मिर्जा साहब जब भी मौका होता वो किसके ऊपर डाल देते थे, मीर के ऊपर डाल देते थे कि ये इस कारण होता है, इसका रीजन ये है. नाउ one day what happens, the Begum fell ill with a headache, उनको सिर दर्द होता है और वो अपनी मेड सर्वेंट हीरिया को मिर्जा साहब के बाद भेजती है कि जल्दी से जाओ एंड अरेंज मेडिसिन, हकीम साहब के पास से दवा लाओ. मिर्जा इज टोटली लॉस्ट इन द गेम. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जंक्चर ऑफ द गेम. गेम जीतने के कगार पर है तो वो कैजुअली मेड को बोल देते हैं कि ठीक है बाजी के बाद आ रहा हूं. दिस डिसमिसिव रेस्पॉन्स के जवाब ही नहीं दे रहे, मेरा सिर फटा जा रहा है. बेगम बिकम फ्यूरियस, गुस्से से पागल हो जाती है और शी सेंड द मेड अगेन कि अगर अभी के अभी वो इमीडिएटली वहां नहीं आते हैं, शी वुड गो टू द डॉक्टर हरसेल्फ, विच इज बेसिकली वेरी क्रॉसिंग द लाइन. उस समय मुस्लिम महिलाओं के लिए खुद डॉक्टर के पास जाना एक बहुत ही ऐसी चीज थी विच इज इम्पॉसिबल टू थिंक. But what is happening? Mirza was few moves away from defeating Mir completely. बाजी उनको जीतने वाले हैं. उनको लगता है कि अगर मैं उठ गया तो मीर क्या करेंगे, अपनी जो चेस पीसेस हैं, जो चेस की गोटियां, उनको इधर उधर रिप्लेस ना कर दें. That is why he is not keen to stand and go away. In frustration, he said harshly, "Is she dying? क्या दर्द के मारे मर रही है? Can't she wait a while?" जब ये बात मीर सुनते हैं तो मीर एक्चुअली एडवाइस करते हैं मिर्जा को कि प्लीज डोंट बी सो र्यूड एंड रादर यू शुड गो एंड अटेंड योर वाइफ, तुम्हें जाना चाहिए. He said that women are very sensitive in such matters और कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे को लेने के देने पड़ जाए. द मिर्जा अक्यूज्ड, ये बात सुनकर मिर्जा ये कहता है कि एक्चुअली आई थिंक यू आर गिविंग दिस एडवाइस कि मैं ये जगह छोड़कर इसलिए चला जाऊं बिकॉज यू आर अबाउट टू लूज द गेम एंड यू डोंट वांट टू लूज द गेम. तो तुम चाहते हो मैं चला जाऊं. The Mir insisted he would not play another move until the Mirza had gone inside to the Begum. कि अब तो मैं तब तक नहीं चलूंगा जब तक अंदर नहीं जाओगे. Mirza tried to dismiss his wife's illness as a mere excuse कि वो बहाना बना रही है इस गेम को डिस्टर्ब करने के लिए. But Mir stood firm. But Mir भी ये बोलते हैं कि no, I want buzz. Finally, left with no choice, जब कोई choice नहीं रहती है, Mirza went inside to meet the Begum. When Mirza entered,
द बेगम स्कॉल्डेड इन शार्पली कि मेरा सर फटा जा रहा है दर्द के मारे, एंड यू आर बिजी प्लेइंग द गेम, but you cared so little for his family. He would not come even if someone were dying. घर पे कोई मर रहा हो तो भी तुम अपना चेस का गेम नहीं छोड़ो. The Mirza once again put all the blame on the Mir. He told the Begum it was the Mir who had kept him from coming sooner. मैं तो आना चाहता था पर मीर साहब ही मुझे आने नहीं देते थे. The Begum then turned her anger toward the Mir. She called him a useless, idle man, questioned whether he had any family responsibilities at all. पूरा दिन ये यहाँ पड़े रहते हैं, क्या इनको घर पे कोई काम नहीं है? So Mirza thinks in his heart, मन में क्या सोचता है, चलो एटलीस्ट अपने ऊपर से बला टली, सारा जो ब्लेम है मीर के ऊपर शिफ्ट हो गया. और ये अचानक ही जो बेगम है, शी लूजेस हर पेशेंस, उनका पूरा धैर्य चूक जाता है और वो हिरिया को कहती है जाओ ड्राइंग रूम में अभी के अभी और चेस बोर्ड को लेकर और गोमती नदी के अंदर सारे ये पीसेस डाल दो. द मिर्जा पैनिक कि अगर वहां गई इट विल बी लाइक एन इंसल्ट, ये तो मेहमान का अपमान होगा, एंड व्हाट विल अबाउट माय प्रेस्टीज, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी. He begged the servant not to go, मत जाना, worried about being humiliated कि मीर साहब मुझे बाद में किस तरह से सुनाएंगे. The Begum threatened to go herself कि अगर ये इसको नहीं जाने दिया तो मैं खुद चली जाऊंगी अगर तुमने इसको रोका. And true to her word, आज उसको इतना गुस्सा है, the Begum walked up to the door, वो दरवाजे तक चली जाती है. But then naturally she hesitated because of social customs to face a stranger, एक अनजान आदमी के सामने इस तरह से रूम में जाना which was not according to the customs of the time. तो वो अपनी इस डिसेंसी को मेंटेन करने के लिए वो जो दरवाजे के ऊपर चेक पड़ी होती है केवल वहीं खड़ी हो जाती है, एंड शी डजंट वेंचर इनटू द रूम. But when she peeped inside, जब वो अंदर देखती है, the Mir was not in the room. मीर साहब कमरे में नहीं होते हैं. Actually, मीर had stepped outside क्योंकि उन्होंने क्या करा था, चेस बोर्ड के पीसेस को मूव कर लिया था according to his own advantage. और अब ये शो करने के लिए कि that he was not near the chess board, जानबूझकर थोड़ा बाहर की तरफ आए होते हैं. ये देखकर कि that there is nobody in the room, The Begum entered the room, threw the chess pieces across the floor, जोर से फेंकती है, and bolted the room from inside, अंदर से चिटकनी लगा देती है. The Mir, who was standing near the door, heard the pieces being scattered. उनको ये आवाज आती है, sound of Begum's bangle, चूड़ियों की आवाज आती है. Immediately understood, उसको समझ आ जाती है, Begum is in serious rage. इस समय अगर मैं अंदर गया तो maybe I have to face the consequences. और without saying a word, वो भी वहां से चुपचाप स्लिप होकर और अपने घर चले जाते हैं. Now, actually, when Mirza came back into the room, he found the chessboard overturned, Mir gone, और उसको जब वो क्वेश्चन करता है बेगम से कि why you have did this thing, तुमने क्या करा है, now what will people, what will Mir साहब would say to me, she deliver a bitter speech, और भी कड़वा उसको जवाब देती है that he worship chess more than God. जितना आप अल्लाह को नहीं मानते उससे ज्यादा आप चेस को मानते हैं, और अभी के अभी अब आपको बिना कुछ क्वेश्चन करे डॉक्टर के पास जाना चाहिए मेडिसिन के लिए. लेकिन मिर्जा साहब ही मिर्जा साहब है. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द डॉक्टर ही वेंट स्ट्रेट टू द मीर्स हाउस एंड नरेटेड एवरीथिंग, किस तरह से मेरे साथ ऐसा हुआ और बेगम ने ये कर दिया. एंड मीर क्या करता है, वो कहता है इट इज ओनली योर फॉल्ट. मिर्जा को बोलता है ये तो तुम्हारी गलती है, तुमने अपनी वाइफ को सर पे चढ़ा रखा, यू हैव स्पॉइल्ड हर एंड यू हैव गिवन हर सो मच पावर. और मीर उसके बाद ये कहता है कि ठीक है, अब रोज रोज की चिक चिक से बेटर है, लेट्स यू कम टू माई हाउस, तुम यहां पर आ जाओ, बिकॉज वी विल प्ले हियर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, यहां पर हम खेला करेंगे. So now what happens? The game shifted to the Mir's house. Now we come to understand that Mir's wife never objected to her husband's habit of playing chess. मीर साहब जब सुबह सुबह चले जाते थे, रात को देर तक आते थे, तो उनकी पत्नी ने कभी ये क्वेश्चन नहीं उठाया कि व्हाई डू यू लीव अर्ली एंड कम लेट, बल्कि शी एक्टिवली सपोर्टेड इट. Whenever the Mir was late in leaving for his chess session, तो वो तो उसको पर्सनली रिमाइंड करा करती थी, आज आप खेलने नहीं गए. We can understand she must be having an clandestine affair. उनका एक कोई अफेयर चल रहा होगा किसी एक पर्सन के साथ. So she was very happy कि मीर पूरा दिन घर पर नहीं रहते थे. अब जब चेस मीर के घर खेला जाने लगा
एवरी सिंगल डे फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग। तो क्या होता था, carpet was laid out, chessboard was set up right in the drawing room of their home. पूरा दिन मीर no longer went out on play and he stayed and played at home all day long. तो वो जो लिबर्टी थी, वो जो उनको एक डिजायर था कि अपनी मन मर्जी का काम कर सके, वो सब खत्म हो गया। Not only his wife, even the servant were deeply unhappy. ये जो नया अरेंजमेंट हुआ, अभी तक वो दे एंजॉयड अ रादर रिलैक्स्ड एंड इजी एग्जिस्टेंस, आराम से अपनी लाइफ कट रही थी। दे रिक्वायर टू बी अवेलेबल एंड अटेंटिव ऑल टाइम्स। मीर साहब कभी भी आवाज दे देते थे, जाओ ये लेकर आओ, जाओ वो सामान लेकर आओ, बिकॉज मीर आल्सो वांटेड टू शो दैट आई हैव कंप्लीट कमांड ओवर अ हाउस। मेरा तुम्हारी मिर्जा साहब की तरह नहीं है कि कोई भी जना कहना नहीं मानता। तो ये शो करने के लिए इवन व्हेन इट वाज नॉट रिक्वायर्ड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग समथिंग एंड रेडी टू रेस्पॉन्ड टू देयर मास्टर्स कांस्टेंट डिमांड। और सर्वेंट्स क्या करते, दे वुड कम बैक एंड कंप्लेन टू मीर्स वाइफ कि दे वर सेंट ऑन एरेंड सो फ्रीक्वेंटली। उनको छोटे छोटे काम के लिए इसलिए भेजा, इस तरह से भेजा जाता है कि उनके पांव पे छाले पड़ गए हैं लगातार घूमते हुए। जो साथ ही में ये बोलते हैं कि हम तो वी आर वेरी लॉयल टू द मास्टर, हम उनके बड़े ही लॉयल हैं। एंड वी हैव हर्ड दिस थिंग दैट जो भी चेस प्लेयर्स होते हैं वो अनलकी होते हैं और इल फेटेड, दुर्भाग्य उनका पीछा करता है। नो चेस प्लेयर हैड एवर ट्रूली प्रॉस्पर्ड इन लाइफ, जीवन में वो कभी समृद्ध नहीं हो सकता। और ये भी ऐड करा कि आसपास के मोहल्ले वाले लोग थ्रू आउट द लोकेलिटी एक्टिवली टॉकिंग अबाउट मिर्जाज चेस ऑब्सेशन, किस तरह से मिर्जा खुद तो बर्बाद हुए ही हैं, टाइम विल कम ही विल आल्सो र्यून द फॉर्च्यून ऑफ द मीर साहब। द बेगम शी सेड दैट व्हाट डू यू से, तुम क्या बोल रहे हो, आई हर माई सेल्फ डिड नॉट लाइक द गेम ऑफ चेस, मुझे तो खुद पसंद नहीं है। एंड शेयर्ड इन देयर डिसअप्रूवल कंप्लीटली, कि मुझे भी ये सब नापसंद है। वहीं जो पूरा मोहल्ला था उसके अंदर के जो ओल्डर पीपल थे, दे एक्सप्रेस देयर फियर, उनको भी इस चीज का डर था। एंड प्रेडिक्टिंग, और वो इस चीज को प्रेडिक्ट किया करते थे कि वन डे द प्रेजेंट रूल, जो नवाब वाजिद अली शाह का शासन है, इट विल पेरिश, ये जरूर खत्म होगा ड्यू टू दिस पैशन फॉर प्लेजर। कोई चेस खेल रहा है, कोई पार्ट्रीज फाइट के अंदर है, कोई ताश खेल रहा है, कोई डांस के अंदर, म्यूजिक के अंदर, सो नोबडी इज पेइंग अटेंशन टू द बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। But once again, totally ignorant, totally blind to all these things, ये दोनों जो दोस्त थे, they continued to play. Sometimes they quarrel, जब भी एक जना हारता, he would question the other, abusing each other, एक दूसरे के खानदान पर बात करने पर पहुंच जाते, एक दूसरे को humiliate, नीचा दिखाते। But जब रात को सोते, जो स्मूथ ओवर, अगले दिन उठते तो कोई उनमें डिफरेंस नहीं होता। एंड दे विल सेट अ न्यू चेस गेम, वापस से स्टार्ट करते, नई बाजी वापस से शुरू कर देते। नाउ व्हाट हैपेंस वन डे, एक दिन एक मिलिट्री ऑफिसर अराइव्ड एंड ही सेज दैट आई हैव कम हियर लुकिंग फॉर द मिर्जा साहिब, मैं मिर्जा साहब के लिए आया हूं क्योंकि किंग नवाब वाजिद अली शाह ने एक उनके लिए सम्मन भेजा है, एक ऑर्डर भेजा है, ब्रिटिश आर्मी मार्च कर रही है एंड वी नीड न्यू रिक्रूट्स, हमें नए लोगों को भर्ती करना है। मीर इज पैनिक्ड कि यहां पर ये आदमी आ गया है, और वो सर्वेंट के माध्यम से कहलवा देता है कि टोल्ड दैट पर्टिकुलर पर्सन, उस मिलिट्री ऑफिसर को कह दो ना तो मीर साहब है और ना मिर्जा साहब है। मैसेंजर वांट कि ठीक है, आज नहीं है कोई बात नहीं, कल मैं वापस से आऊंगा और उसको कहां लेकर जाऊंगा, अपने आप मीर और मिर्जा को राजा के पास ले जाऊंगा। Now Mir thinks it is a problem, ये तो प्रॉब्लम हो गई, रोज रोज सर्वेंट से कहकर कैसे बाहर निकलवाऊंगा। और उसको ये लगता है कि यहां पर अब घर में रहना मुश्किल हो गया, और इस बात से डरकर कहीं मुझे एक्टिवली बैटलफील्ड में ना भेज दिया जाए। मीर क्विकली कम्स अप टू अ सॉल्यूशन, और क्या सॉल्यूशन होता है कि मैं वास्तव में क्या करूं, इस घर से चला जाऊं और कहीं और दूसरी जगह, जैसे पहले मिर्जा साहब के जाया करता था, वहीं अपनी बैठक जमा लूं, कहीं और जमा लूं, तो उससे क्या होगा, वो आएगा भी, ही वुड नॉट फाइंड मी हियर। और जब दोनों डिस्कस करते हैं कि वेयर शुड बी नाउ मूव, अब हमें कहां जाना चाहिए, तो मीर प्रपोजेज अ हाइडिंग प्लेस, एक गोमती नदी के किनारे एक वाइल्डरनेस, बिल्कुल ऐसी जगह है वेयर नोबडी गोज कॉमनली, जहां लोग नहीं जाते हैं। He reasons confidently, no one would be able to track them, वहां उनका कोई पता नहीं लगा पाएगा in such a remote and deserted location.
मिर्जा भी बहुत ज्यादा खुश होता है कि यस, वहां हम अनबॉदर्ड रहेंगे, कोई ना हमारे हाउस होल्ड से, ना राजा का कोई और जना, ना सर्वेंट, कोई हमारे गेम में परेशान नहीं करेगा। when they have talked, when they have left the home, we come to know, हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली में ये जो मिलिट्री ऑफिसर था, he was just an actor on the behalf of the बेगम। जो मीर की वाइफ थी उन्होंने ही ये सारा प्लान अरेंज करा था, ये ट्रिक प्ले करी थी कि इस तरह से इन दोनों आदमियों को डराएं ताकि ये यहाँ जो उनकी बैठक है वो होनी बंद हो। मैसेंजर एश्योर्स द बेगम कि मेरी ये जो विजिट और जिस ढंग से मैंने धमकाया है, मिर्जा विल नॉट डेयर टू स्टे एट होम। नेक्स्ट डे दे लेफ्ट होम बिफोर डे ब्रेक, सुबह सुबह चल देते हैं। ओल्ड डेजर्टेड मॉस्क एक वहां पर है, मस्जिद है, उसके अंदर बिल्कुल पुरानी डिलैपिडेटेड उसकी कंडीशन है, टूट रही है जगह जगह तक। नवाब असफुद्दौला द्वारा गोमती नदी के किनारे बनाई गई थी। अपने साथ एक कालीन दरी लेकर गए हैं, बीटल लीव्स लेकर गए हैं, टोबैको और चिलम है ऑन द वे, और आराम से बैठकर टोटली अनडिस्टर्ब्ड वो गेम को खेलने लगते हैं। एट नून दे हेस्टली एट एट अ नियर बाय बेकर शॉप, एक लड़के को बुला लेते हैं, उससे हेल्प ले लेते हैं हुक्का भरवाने, चिलम रेडी करवाने के लिए, और रिज्यूम प्लेइंग कर देते हैं। और इतना गेम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, डूब जाते हैं, दे फॉरगेट टू ईट एंटायरली। इस बीच जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। कंपनी फोर्सेस जो हैं दे आर एडवांसिंग टुवर्ड्स लखनऊ। होल सिटी इज पैनिक्ड, लेकिन पूरे जो शहर पे जो फर्क पड़ रहा है, जो क्लाउड ऑफ फियर है, जो डर का बादल है, उससे अनअफेक्टेड है ये चेस प्लेयर्स। वो रोज शाम को बाई लेन्स, छोटी छोटी गलियों से बचकर आते हैं ताकि जो मिलिट्री रिक्रूटमेंट है उससे वो बच सकें। वन डे वाइल प्लेइंग दे सा अ रेजिमेंट, एक टुकड़ी को देखते हैं 5000 इंग्लिश सोल्जर्स की, आर्टिलरी, उसके पास बंदूक असला भी है, एडवांसिंग टुवर्ड्स लखनऊ। द मीर वांटेड टू वॉच द सोल्जर्स कि व्हाट इज हैपनिंग। वंस अगेन मिर्जा जीत रहे हैं तो मिर्जा कहते हैं नो नो, लेट्स कंटिन्यू द गेम, हम ये गेम खेलते रहते हैं, ये जो होना है होता रहेगा। मीर इस बारे में कहते हैं कि सिटी फेस कैलेमिटी, एक बहुत ही इसके ऊपर विपत्ति, आपदा आने वाली है। दे माइट नॉट बी एबल टू रिटर्न टू होम। मिर्जा रेस्पॉन्डेड के ठीक है, सोचेंगे इस बारे में, अभी ये बाजी फिनिश करो। They continued playing at 3 p.m. Then heard the footsteps of returning English soldiers. जो सुबह गए थे वो लौट के वापस आ रहे हैं। And what they see that नवाब वाजिद अली शाह, he has been made prisoner, वो उनके कैदी के रूप में वहां जा रहे हैं, and taken to an unknown destination. Not a single drop of blood was spilled. बिना एक भी बूंद बहाए वाजिद अली शाह सरेंडर कर देते हैं, और जो एक इंडिपेंडेंट किंगडम था, जो एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, वो स्विफ्टली और विदाउट रेजिस्टेंस, बिना प्रतिरोध के सरेंडर कर देता है, गिव इन कर देता है, उसको इंग्लिश कंपनी जीत लेती है। मिर्जा जो है वो ब्रीफली लेमेंट करते हैं इस पुअर नवाब को, सोचते हुए कि किस तरह से बेचारा खून के आंसू रो रहा होगा। लेकिन अब क्या है, मीर जीतने की पोजीशन में। मीर कहते हैं डोंट थिंक अबाउट दैट मैन डिजर्व्स हैंगिंग, और तुम तो चेस पर ध्यान दो। After army passed, the chessboard was immediately spread out again. As for a chess player, the blow of defeat was unbearable. उनको लगता है कि सबसे ज्यादा अगर उनको कोई चीज दिलासा दे सकती इस समय तो वो चेस की एक बाजी है। By evening, bats crying in the ruined mosque, चमगादड़ आ जाते हैं, शाम का समय आ जाता है। They continued playing, वो अपने होशो हवास खोते हुए अभी भी वो ऐसे खेल रहे हैं चेस के बोर्ड पर मानो रियल लाइफ के अंदर दो योद्धा जो हैं वो एक दूसरे से लड़ रहे हो। अगर उन्होंने इस तरह की एक्टिविटी अपने रियल बैटलफील्ड में दिखाई होती, अगर वो अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए लड़े होते थे, मे बी नवाब वाजिद अली शाह को इस तरह से सरेंडर नहीं करना पड़ता। मिर्जा हैड लॉस्ट 3 गेम्स इन सक्सेशन, लाइन से 3 गेम्स हार चुके हैं।
फोर्थ गेम में भी पुअर प्रॉस्पेक्ट्स, हारने जैसा लग रहे हैं, एंड हिज डिजायर फॉर रिवेंज, एक बाजी तो जीतनी है, मीर से बदला चुकाना है, इंटेंसिफाइंग होती जा रही है। और मीर लस्टिली, बड़े मजे से, क्योंकि 3 बाजियां उसने हरा दी हैं, स्नैप्ड हिज फिंगर, इस तरह से लगातार और इरिटेट कर रहा है उनको। इसके कारण मिर्जा जो है वो इंसेंस, गुस्से में भरते जा रहे हैं, नर्वस होते जा रहे हैं, उनका माइंड, उनकी जो रेशनल फैकल्टी है वो डिस्ट्रैक्ट होती जा रही है। That is why he accuses the मीर, वो उस इल्जाम लगाते हैं कि आप लगातार अपनी चालें बदल रहे हैं, आप अपने मूव प्यादे को या अपनी जो पीसेज है उनको मूव नहीं करते, और एक चाल चलने से पहले आधा आधा घंटा ले रहे हैं। These are the volley of the accuses, blames जो मिर्जा पुट करते हैं। लेकिन ये डिस्प्यूट है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इसके बाद पर्सनल अटैक होने लगते हैं। मिर्जा क्लेम करते हैं कि मीर के जो पूर्वज थे वो तो घास खोदने वाले थे, आपको चेस खेलना आता कहां है, आप खानदानी चेस प्लेयर नहीं है। मीर रिटॉर्ट करता है कि घास खोदने वाले तुम्हारे होंगे, और मिर्जा ने तो अपनी पूरी जिंदगी एक खानसामा मतलब खाना बनाने वाले के रूप में बिताई है। मिर्जा उसको झूठा और दिखावेबाज कहता है। मीर उसको कहता है कि तुम अपना बिहेव करो, नहीं तो तुम्हारी आंखें नोच लूंगा। दे चैलेंज ईच अदर टू अ डुएल, और अपनी अपनी तलवारें, क्योंकि उस समय के जो नवाब हुआ करते थे, उस समय के जो मीर और मिर्जा हुआ करते थे, वो हमेशा मयान और तलवार, चाहे शान शौकत के लिए, चाहे उनमें जंग लगाओ, वो अपने पास रखा करते थे। दो प्लेजर लविंग, हालांकि दोनों को पूरा पूरा विलासिता का आनंद होता है। दे पजेस पर्सनल करेज, और बोथ वर मॉर्टली वुंडेड, दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से घायल कर देते हैं। ली डेड और मे बी डेड लाइक ऑन द ग्राउंड, जमीन पर पड़ जाते हैं। वी आर नॉट श्योर वेदर दे आर डाइड और आर डाइंग। एंड दोज हु डिड नॉट शेड अ टीयर फॉर द किंग, जिन्होंने राजा की इस हार के लिए एक आंसू का कतरा नहीं बहाया था, वो इमेजिनरी मिनिस्टर्स, वजीर, राजा, प्यादा, ऊंट, घोड़े के लिए अपनी एक दूसरे की जान गंवा देते हैं। डार्कनेस क्रेप्ट ऑन, अंधेरा बढ़ जाता है। चेस बोर्ड वहीं का वहीं, ऐसा का ऐसा रहता है। 2 किंग्स ऑन द बोर्ड, जो नकली चेस के राजा होते हैं वो बैठे हुए हैं, एज इफ दे आर वीपिंग एट द वॉरियर्स फेट। उनके जीवन के जो असली योद्धा थे, जो उनको चलाया करते थे, वो जमीन पर पड़े हुए हैं। विद दिस वेरी वेरी आयरॉनिक ऑब्जर्वेशन, इस विडंबना के साथ प्रेमचंद इस कहानी को फिनिश करते हैं। दोस्तों, अगर अपन थीम्स की बात करें, द सेंट्रल थीम नेचुरली इज द डिके, किस तरह से पतन है, इनइफेक्टिवनेस है, फ्यूडियल जो जमींदारी एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी 19th सेंचुरी अवध की। जो प्रेमचंद है वो प्रेजेंट करते हैं मिर्जा सज्जाद अली को एंड मिर्जा रोशन अली, वो रिप्रेजेंटेटिव है नवाबी कल्चर के, जो टोटली डिटैच हो गए हैं पॉलिटिकल रियलिटी से, जिनको आइडिया ही नहीं है कि किस तरह से सोशल फैब्रिक जो है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। एंड प्लेजर सीकिंग जो उसका एटीट्यूड है, उन्होंने कॉलोनियल कॉन्क्वेस्ट को, ब्रिटिश राज के लिए रास्ता जो है और सुगम कर दिया है, विच कंट्रीब्यूटेड टू द लॉस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। जो चेस गेम है वो केवल चेस गेम नहीं है, इट इज अ सिंबल, ये प्रतीक है ऑब्सेशन और एस्केपिज्म का। किस तरह से वो ऑब्सेस्ड है पूरी तरह से उस गेम के लिए, और किस तरह से वो इस चीज से बचना चाहते हैं। मिर्जा एंड मीर आर सो कंज्यूम्ड बाय देयर पैशन फॉर चेस, खेल के लिए इतने आसक्त हैं, दे नेग्लेक्ट एवरीथिंग एल्स इन देयर लाइव्स, अपनी फैमिलीज को, अपने सामाजिक और राजनीतिक उत्तरदायित्व को, अपनी सिविक ड्यूटीज को, अपनी वाइफ से झूठ बोलते हैं, अबेंडन देयर हाउस होल्ड ड्यूटीज, और इवन अपने घरों को छोड़कर एक विलेज में चले जाते हैं ताकि उनके गेम में इंटरफेरेंस, कोई व्यवधान ना हो। ये स्टोरी इंप्लाई करती है इस टाइप का जो एस्केपिज्म है, जो जीवन की वास्तविकताओं से भागना है, उसके निश्चित रूप से पॉलिटिकल और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। क्योंकि केवल ये दो नहीं है, पूरा समाज इस तरह से विलासिता में मुग्ध हो चुका है, आसक्त हो चुका है, जिसके रिजल्ट हम एक क्राइसिस के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी, और इसके आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर स्टोरी। We will very soon come up with some other great work. Tab tak, keep watching, keep supporting. Thank you, friends.